तो भारत के प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए, इसमें हमारे लिए खास बात क्या है? देखिए, दोनों एग्जाम से हम बता देंगे आपको कि यूपीएससी के लिए क्या है, यूपीपीसीएस के लिए इसमें क्या देखना है। अब मान लीजिए कि कभी भी आप देखिए किसी जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आते हैं या किसी विकसित देश के राष्ट्रपति जब हमारे यहाँ आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी का माहौल हो जाता है कि चलो क्या कहते हैं, अब हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी डील हो जाएगी, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट होंगे। सेम वे, क्योंकि हम अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में अच्छे हैं, कहीं ना कहीं डेवलप्ड हैं, तो जब मतलब प्रधानमंत्री की विजिट हो रही है अफ्रीका में, तो अफ्रीका वालों के लिए बड़ी बात है। तो अगर हम अफ्रीका के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते तो फिर हम ये देखते कि इंडिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमारे लिए ये जरूरी है कि अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है नाइजीरिया, उसको प्रधानमंत्री क्यों चुन रहे हैं। पहले देखिए अखबार की सुर्खियां क्या कह रही हैं। इंडियंस इन नाइजीरिया पिन होप्स ऑन बेटर बायलैटरल एंड ट्रेड टाइज, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाइजीरिया टाइज, पीएम कंक्लूड्स। तो मतलब आप देखिए कि हर जगह पे जो खास मुद्दा है, जो खास चीजें, देखिए क्या लिखा है, इंडियंस इन नाइजीरिया। और यही जो खास बात रही वो भारत के प्रधानमंत्री को नाइजीरिया लेके जा रही है। क्या खास बात है इसमें? नाइजीरिया की लोकेशन देख लीजिए, ये रहा आपका नाइजीरिया। यहाँ पे कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ गिनिया। इसके साथ साथ केवल ये यहाँ नहीं जाएंगे, ब्राजील भी जाएंगे और यहाँ पे कहीं गुयाना है वहाँ पे भी जाएंगे। तो तीन मतलब जा चुके हैं, खैर तो 3 देश ये लगातार गए हैं। अब ये गए हैं नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया की लोकेशन हमने आपको दिखाई, ये अफ्रीका के किस तरफ है, ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट। अगर हम ईस्ट में देखें तो आप देखिए यहाँ पे है, इधर कहीं इंडिया बसता है ना, तो पहले हम लोग इधर सेंटर हो रहे थे, मतलब इस वाले जगह पे इंडिया का बहुत फोकस था। अब धीरे धीरे ना अपना इंडिया फोकस इधर लेके जा रही है। थोड़ा सा आईआर है, जहाँ फंसेगा बताते चलेंगे। तो अपना इंडिया धीरे धीरे फोकस वेस्ट की तरफ लेके जा रही है। और कुछ समय पहले हिंदू ने ये आर्टिकल छापा था, कैन एलिफेंट डांस इन अफ्रीका। एलिफेंट इंडिया को डिकोड करता है। आईआर में अगर आपको पता हो तो एलिफेंट मतलब इंडिया, ड्रैगन मतलब चाइना, ठीक है। तो एलिफेंट को लेके ये बताया गया था कि यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, क्या कैसे, थोड़ा सा और देखिए। तो देखिए ये कौन सी है, इक्वेटर। क्या इक्वेटर नाइजीरिया को कट कर रही है? ठीक है। तो ये भी अगर मान लीजिए प्री का चिटकुट सवाल बना, या यूपीपीसीएस वगैरह पूछा, तो ये सब याद रखिएगा कि नाइजीरिया ऊपर नीचे कहाँ है। तो ये सभी बेसिकली स्टेट पीसीएस इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे ये प्रधानमंत्री गए, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारा इंडियन कम्युनिटी था। जो इंडियन कम्युनिटी या इंडियन डायस्पोरा था वो बहुत खुश हुआ, बहुत वेलकम किया इंडियन पीएम का, और इसीलिए ये यात्रा और ख़ास बन गई। दूसरी चीज़ देखिए तो ये है वहाँ यहाँ के राष्ट्रपति। आप पीछे में देख रहे होंगे G20 का बैनर है। आपको याद हो तो पिछले साल G20 इंडिया में हुई थी और इस साल G20 कहाँ हो रही है? ब्राज़ील में। तो जब पिछले बार इंडिया में G20 हुई थी तो ये जो मतलब वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आए थे। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ कि क्या नाइजीरिया G20 का मेंबर है या नहीं है? अब तुक्का मत मारिए, G20 का मेंबर नाइजीरिया है या नहीं? तो हाथ उठाइए जरा, है कितने लोग कह रहे हैं कि G20 का मेंबर है, और बाकी लोगों को क्या लगता है? तो बुलाया क्यों है? देखो G20 या कोई, जैसे इंडिया का G7 का मेंबर है, G7 का नाम सुने हैं? जब भी जी वर्ड लगता है, जो लोग नए हैं याद रखिए, जी का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20। तो 7 क्या है? ये देश है। 20 क्या है? ये देश है। तो G20 मतलब 20 देशों का समूह, ठीक है। और ये कौन से देश है? विकासशील यानी डेवलपिंग है। और G7 मतलब डेवलप्ड नेशन का जो समूह है वो है। तो जैसे जब डेवलप्ड कंट्रीज का समिट होता है वहाँ पे इंडिया को बुलाया जाता है ना, इसलिए बुलाते हैं कि कोई भी होस्ट कंट्री का मतलब होता है जो देश अपने यहाँ कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर उस देश को अपने रिश्तों को किसी और देश के साथ अच्छा करना होता है तो वो होस्ट कंट्री अदर कंट्री को अपने यहाँ बुला लेती है। उससे क्या होता है? उनके आपस के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। सेम वे जब हमारे यहाँ G20 हो रहा था तो मोदी जी ने, या कह लीजिए इंडिया ने, इनको अपने यहाँ पे इनवाइट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि हमारा नाइजीरिया से रिश्ता क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो जब ये आए थे ना, तब ये इंडियन पीएम को अपने यहाँ बुला के गए थे, मतलब कि आप हमारे यहाँ पे आइएगा। तो G20 में कौन आया था? नाइजीरिया। अभी जो है कौन गया है? इंडिया। G20 में नाइजीरिया आया था, बट G20 का नाइजीरिया मेंबर नहीं है। बस ये क्यों बुलाया गया था? क्योंकि इंडिया होस्ट है और होस्ट किसी को भी बुला सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ से जब इंडिया के ये पीएम गए तो देखिए
ये खास मुद्दे क्या रहे। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने ट्रांसलेटेड वर्जन आपको डाल दिया, आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में रिवीजन कर लीजिएगा। अब जैसे ही गए तो खास बात यह है कि इंडिया का कोई पीएम 17 सालों बाद नाइजीरिया जा रहा है। कितने सालों बाद? 17। तो जैसे ये बात हुई कि 17 सालों बाद, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पहली बार कौन गया, फिर कौन गया, और 17 सालों बाद मोदी जी गए तो इनके पहले कौन गया था। तो सबसे पहले इंडियन पीएम ऑनरेबल सम्माननीय नेहरू जी गए थे। नेहरू जी के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी गए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह जी गए और अभी मोदी जी गए हैं। तो कुल कितने पीएम अभी तक नाइजीरिया जा चुके हैं? 4। अब आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पीएम या कोई भी जाता है किसी भी देश में, तो किसी भी देश में जाने के लिए हमारे पास होना चाहिए डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या हो कि क्या आपका दूतावास या एम्बेसी उस कंट्री में है या नहीं है। तो देखिए, जब यहाँ पे मनमोहन सिंह गए तो 17 सालों पहले यहाँ पे एम्बेसी बनाई गई नाइजीरिया की। समझते चलेगा भी, हम पूछेंगे तब फिर पता चलेगा कि सुन रहे थे कि नहीं, और नहीं पूछ पाए बता पाओगे तो मुर्गा या मुर्गी में से ऑप्शनल है, जो चाहे बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद कल काटना भी है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे जब ये गए मनमोहन सिंह के बाद यहाँ पे मोदी जी गए, तो कितने सालों बाद गए? 17 सालों बाद। स्ट्रैटेजिक रिलेशन किसने शुरू की? याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक रिलेशन, सामरिक रिश्ते मोदी जी ने नहीं शुरू किए हैं। किसने शुरू किए हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 17 साल पहले। ठीक, तो यही जो टिटबिट्स होते हैं ना, यहाँ से प्री का सवाल बनता है जो हम हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। नाइजीरिया की बात की जाए तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब जैसे इंडिया है, जैसे चुनाव होते हैं वैसे नाइजीरिया में चुनाव होते हैं। सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा, यहाँ पे इंडियन कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है लगभग 125 इंडियन कंपनीज नाइजीरिया में काम कर रही हैं। तो फिर तीसरा क्वेश्चन कि ये सारी कंपनी वहाँ कर क्या रही हैं। देखिए, नाइजीरिया एक बहुत बड़ा ऑयल और गैस बेचने वाला देश है। खास बात यह है कि ये जो नाइजीरिया है, इसने इंडिया को इतना ट्रेड किया कि समझ लीजिए हम इनके खरीदार हैं। हम इनको नहीं बेच रहे हैं, ये हमको बेच रहे हैं। तो जब आपको पता होगा, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर जो देश बेचता है एक देश खरीदता है, तो जो देश बेचता ज़्यादा है हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट उसी के पक्ष में होगा। नाइजीरिया भारत को बेच ज़्यादा रहा था, तो छोटा सा देश होने के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी तरफ? नाइजीरिया की तरफ। 2 सालों में क्या हुआ कि हमने रूस से जो है तेल और गैस लेना शुरू कर दिया, नाइजीरिया से नहीं लिया, इसीलिए पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ होने लगा। तो अब क्या होगा कि नाइजीरिया सोच रहा है कि कैसे भी अगर इनके साथ रिश्ते अच्छे हो जाएं तो हमारा तेल और गैस बिकने लगे। तो पहला जो क्वेश्चन आया, रिवाइज करिए सबको, कितने सालों बाद यात्रा हो रही है? 17 सालों बाद। किसकी यात्रा हो रही? सबसे पहले नेहरू, फिर वाजपेयी, फिर पीएम मोदी। क्यों गए? तो सबसे पहला रीजन क्या है कि G20 में वो आए थे और अब इनको यहाँ से बुलाया गया है। क्या क्या खास चीज़ है? तो ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ये तेल और गैस का इंडिया को क्या करता है? आयात या निर्यात? एक्सपोर्ट या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी तरफ? नाइजीरिया की तरफ। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट टूट के किधर आ रहा है? इंडिया की तरफ। क्योंकि हम तेल और गैस ले रहे हैं रूस से, नाइजीरिया से नहीं ले रहे हैं। तो अगर मान लो आप नाइजीरिया के IAS ऑफिसर होते तो आप क्या सोच रहे होते कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को मोड़ के नाइजीरिया की तरफ किया जाए। तो ये तो बात रही कि नाइजीरिया के लिए इंपॉर्टेंट। और दूसरा मैंने बताया कि बहुत सारी लगभग 125+ कंपनीज इंडिया की नाइजीरिया में काम कर रही हैं। भारती एयरटेल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। इंडियन एयरटेल नाइजीरिया की सेकंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है। ठीक है, अब आप सोचिए कि इंडिया का इतना दबदबा है इस लेवल पे, अगर वहाँ पे हमारी कंपनी है तो अब इंडियन पीएम को वहाँ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? अगर नहीं जाओगे और इतनी कंपनी टूटी या हटी तो सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा इंडिया पे, तो इंडिया कहाँ एब्जॉर्ब करेगा इतने सारे श्रम को? थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है। दूसरा, ये तो रहा एक बैकग्राउंड जहाँ से थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन आए तो आए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रधानमंत्री पहुँचे तो यहाँ के कैपिटल का नाम क्या है? नाइजीरिया के कैपिटल का नाम अबूजा। नाइजीरिया का कैपिटल का नाम अबूजा। जैसे ये पहुँचे तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने अबूजा की जो कैपिटल, अबूजा की चाबी लेके प्रधानमंत्री को दे दी। अब नाउ इट्स सिंबॉलिक मतलब एक तरीके से चाबी दे देने का मतलब क्या है? जब वो घर की बहू आती है पहली बार, वो सास चाबी पकड़ा देती है कि अब तुम्हारे हवाले ना, हालांकि होता नहीं है पर कह देती हैं। ठीक है,
तो जैसे इन्होंने चाबी दे दी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम देखो। अब यहाँ से थोड़ा सा मेंस की तरफ हम चलते हैं। अगर प्री का समझ में आया हो तो बताइए, तो मेंस की तरफ थोड़ा सा आपको लेके चले। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए जैसे इन्होंने चाबी दी, यहाँ के क्या निहितार्थ बनते हैं थोड़ा मुझे देखते हैं, आपको आईआर का कितना आइडिया है। अच्छा बताइए, क्या आप लोगों को ये पता है कि यूनाइटेड नेशन की कितनी सिस्टर बॉडीज हैं? सिस्टर बॉडी, मेंबर नहीं, 6। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसे वैसे समझ में आया नहीं, एक जन खड़े होके बताइए, जल्दी करिए, टाइम बहुत वेस्ट करते हो। चलो कौन बताएगा, पहले लड़कियां बताएंगी, जल्दी खड़े होकर बताइए यूनाइटेड नेशन की सिस्टर बॉडीज कौन कौन है। हाथ फुसफुसाओ मत मच्छरों की तरह, एक जिसको आता हो जल्दी से खड़े होकर बताओ। आईसीआई कौन सी बॉडी है? ठीक है, और वेरी गुड, ठीक है, लेकिन सामूहिक प्रयास आगे मत करिएगा, ये तो सामूहिक प्रयास था। ठीक है, वो जो छपरा यूनिवर्सिटी वाला होता है वही सामूहिक प्रयास होता है, वो यहाँ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको जल्दी जल्दी देखे, दिक्कत ये ना कि आधा पढ़ा है आधा नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा स्टैटिक और उसको करंट करने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो वहाँ पे बैठते हैं। अब इस यूनाइटेड नेशन में एक नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आपको पता है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, नाम बताइएगा। सबसे पहले उसी का बताना था, चलो अच्छा। सबसे पहले रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, चाइना। ठीक है, तो ये हो गया P5। इनको क्या कहते हैं? P5। आपस में बात मत करो, या तो आपको आता हो तो खड़े होके बता दीजिए और नहीं तो मत करिए। तो ये P5 है। इंडिया का नाम इसमें कहीं दिख रहा है? हम चाहते हैं कि नहीं चाहते यहाँ बनना? चाहते तो हम बहुत है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक बार ऐसा हुआ था कि चाइना और इंडिया में से कोई एक बन जाए। यूएस हमें सपोर्ट कर रहा था, हमने खुद ही कह दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, तो हमने भाई को दे दिया है, अब वो अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इन लोगों के पास है एक वीटो की पावर। आईआर में पढ़िएगा तो डिटेल में पढ़िएगा। वीटो की पावर का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पर यदि इनमें से किसी भी एक देश ने, कोई भी एक कंट्री वीटो लगा देता है तो वो पास नहीं होगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती कि 3 ने कर दिया 2 नहीं करे, 1 ने भी कर दिया तो काम खत्म। तो सेम वे अब इंडिया को इन्होंने दे दी क्या? चाबी, मतलब कीज दे दी। किसने? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया है अफ्रीकन यूनियन का मेंबर। अब मुझे बताइए अफ्रीकन यूनियन का आइडिया है आप लोगों को? क्या आइडिया है? नहीं पता, छोड़ दो, बताते हैं। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश हैं। अब जो चाइना है और इंडिया है, इन दोनों में रेस चलती है। कैसी रेस चलती है? चाइना भी और इंडिया भी दोनों कैसे देश है? डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? डेवलपिंग है। डेवलप्ड और डेवलपिंग में क्या फर्क है? कैसे पता चला चाइना डेवलपिंग है? चलिए छोड़ दीजिए चलिए मान लीजिए इंडिया चाइना डेवलपिंग है, ठीक। अब इसके बाद अगर मान लीजिए दोनों डेवलपिंग नेशन है तो दोनों ही डेवलपिंग नेशन चाहते हैं कि हम डेवलप्ड बने, चाहे वो इंडिया हो चाहे चाइना हो। अगर मान लो आज के डेट में आपको डेवलप होना है तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? अगर आप आपसे पूछे कि आपको डेवलप्ड बनना है तो आप कहेंगे हाँ। कैसे डेवलप बनोगे? जब आपके पास क्या हो जाए? पैसा। तो अब जीडीपी तुम्हारे पास कहाँ से होगी भाई? मतलब कहीं ना कहीं अगर हमारे पास हमारी मनी बढ़ जाए तो हम डेवलप्ड हो जाएंगे। तो सेम वे इंडिया और चाइना दोनों क्या चाहते हैं? पैसा। पैसा कैसे जब ज़्यादा आएगा? जब हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। अब आप सोचिए हमारा इंडिया चाइना का जो हमारे जो भी चीज़ें हम लोग बेचते हैं, इंडिया क्या बेचता है? मसाले। और क्या बेचता है? कपड़ा हम नहीं, हमसे ज़्यादा बांग्लादेश बेचता है। क्या बेचता है इंडिया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बेचता है। और चलिए फार्मास्यूटिकल बेचता है। चलिए अब मान लीजिए जो भी हम बेचते हैं, एक आध दो इंडियन कंपनी का नाम बताइए जो गाड़ी वाड़ी बनाती हो। महिंद्रा। आप सोचिए हमारी महिंद्रा यूएस में कोई लेगा?
यूरोप में लेगा? तो जब हमें भी तो अपना बाजार चाहिए, तो हमारा बाजार कौन है? अफ्रीका। ठीक है, सेम वे चाइना को भी अपना गुड्स बेचना है, ओप्पो वीवो सब चाइना है ना, कहाँ बेचेंगे? उनको भी क्या चाहिए? बाजार, तो अफ्रीका। अब या तो इंडिया अफ्रीका को काउंटर कर ले, हम जाएं अफ्रीका से कहते हैं हमसे सामान लो, या फिर चाइना कर ले। कुछ ही दिन पहले, आज से 3 महीने पहले ही चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो पहुंच गए कहाँ? अफ्रीका, यही नाइजीरिया देश। ये कहते हैं कि हम अपने हम अपने हम अपने, और इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे देश में हम तुमको लोन देंगे $50 बिलियन का, तुम अपना विकसित हो जाओ। ठीक है, अब बताइए मोदी जी का जाना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। जैसे सी जिनपिंग होके निकले, 3 महीने बाद इंडियन पीएम पहुंच रहे हैं अफ्रीका, और अफ्रीका के देश नाइजीरिया, नाइजीरिया ने इनको दे दी चाबी, किसकी? अबूजा, मतलब उनके कैपिटल की। मतलब हम जाएं दिल्ली की चाबी दे दें ट्रंप को कि लो तुम संभालो, तो ऐसे ही नाइजीरिया ने दे दिया चाबी कि तुम संभालो। इसका मतलब ये है कि नाइजीरिया ये दिखा रहा है वी ट्रस्ट यू मोर देन चाइना। अभी थोड़ा समझ में आया? अब जैसे इन्होंने इनको चाबी दी, तो इसका मतलब क्या है कि हम किसकी तरफ जाएं? चाइना की तरफ जाएं या इंडिया की तरफ जाएं? हम इंडिया हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि कैसे हम इनको अपनी तरफ लाएं। और इसको जो है आईआर जब आप पढ़ेंगे तो इसको टर्म से डिनोट करते हैं, जिसमें एक वर्ड है हेजेमनी, हिंदी में कहते हैं वर्चस्व और इंग्लिश में कहते हैं हेजेमनी। दूसरी एक वर्ड है जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, हिंदी में कहते हैं शक्ति संतुलन। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर किसकी तरफ? अगर चाइना वहां पे हावी होगा तो बैलेंस किसकी तरफ होगा? वैसे ही अगर इंडिया हावी हो जाए तो बैलेंस किसकी तरफ? इंडिया की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि बैलेंस कैसे अपनी तरफ लेके आए? तो जैसे ही मोदी जी गए, तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि जो हमारा डायस्पोरा था, डायस्पोरा किसको कहते हैं? जो हमारे यहाँ के लोग किसी और देश में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? डायस्पोरा। तो वो लोग वहाँ पे मोदी जी मोदी मोदी आप देखते होंगे चिल्लाते ही रहते हैं, तो चिल्लाने लगे। अब ऐसे वर्ल्ड मीडिया का तुरंत वहाँ पे न्यूज़ बनी कि जैसे ही मोदी उतरे, इंडियंस ने किया भव्य स्वागत, यानी पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज गया कि इतने सारे इंडियंस उन्होंने स्वागत किया है। दूसरा कि अब जैसे ही इन्होंने चाबी दी तो मोदी जी को कुछ तो अच्छा बोलना था। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि वी सपोर्ट अफ्रीकन यूनियन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब पहली चीज उन्होंने ये बताई कि अगर तुम्हारा कोई हितैषी है तो कौन? हम देखो तुम्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, तुम यहाँ पे टिके, हम तुमको सीधा यूनाइटेड नेशन पहुँचा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में हमने अभी आपको 5 देश बताया, यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना। इसमें किसी अफ्रीकी देश का नाम हमने लिया? नहीं। किसी इस्लामिक देश का नाम लिया? नहीं। एशिया में कौन सा देश है? केवल चाइना। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के बारे में कहा जाता है यूरोप ओवर रिप्रेजेंटेड, एशिया लेस रिप्रेजेंटेड एंड अफ्रीका नो रिप्रेजेंटेड। मतलब अफ्रीका का कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। और अफ्रीका के कुल कितने देश? 51। और इन 51 देशों ने अपना एक संगठन बनाया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन यूनियन। इसीलिए वहाँ पे मोदी जी जाके कह रहे हैं कि वी सपोर्ट, हम सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं किसको? अफ्रीकन यूनियन को, कि तुम आओ यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप लो। देखो ना, हम तुम्हारी आवाज़ बन रहे हैं। अगर पूरे साउथ की कोई आवाज़ है तो कौन? भारत या चीन? भारत। और अगर हम तुम्हारी आवाज़ हैं तो तुमको व्यापार किसके साथ करना चाहिए? इंडिया के साथ। तो बताइए अब बैलेंस ऑफ पेमेंट किसकी तरफ आएगा? अब एक और मास्टर स्ट्रोक, यहाँ तक रुके नहीं, एक और करके आए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए अगर तुम चाइना से ले रहे हो तो चाइना तुमको क्या दे रहा है? इन्होंने कहा लोन। हमने कहा बहुत अच्छा, चाइना तुमको लोन दे रहा है, और हम तुमको क्या दे रहे हैं? इन्वेस्टमेंट। वर्ड चेंज कर दिए। एक तरफ है ये है जो कह रहे हैं हम तुमको लोन देंगे। कौन कह रहा है? चाइना। चाइना दे रहा है लोन। और जब चाइना लोन देगा तो बताइए किसी देश, किसी से भी आपने लोन लिया तो बदले में आप उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट। मान लीजिए कि मैंने किसी से पैसे लेके मोबाइल ले लिया, आईफोन ले लिया, ठीक है। मान लीजिए क्या नाम है इनका, सत्यम से पैसे लेके ले लिया। सत्यम देख के लगते बड़े आदमी हैं ठीक है। अब इन्होंने मुझे मान लीजिए दे दिया लाख रुपया, मान लीजिए मैं ना चुका पाऊँ तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, मेरा आईफोन छीन लेंगे, ठीक है। हाँ, अब मेरा आईफोन इनका हुआ। सेम स्ट्रैटेजी होती है चाइना की। चाइना सबसे पहले किसी भी देश को देता है लोन, और जब लोन नहीं होता तो कहता है कि वो चीज़ हमारी हो गई। सिंपल एग्जांपल आपको अगर थोड़ा सा पता हुआ यार तो पता होगा, श्रीलंका का हम्बन टोटा अभी चाइना के पास है, ठीक है। इसी को कहते हैं कि कैसे जो है लोन, ये डील चलती है, लोन पॉलिसी चलती है चाइना की। तो सेम अब मोदी जी दिखा रहे हैं वहाँ पे डर। देखिए आईआर की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक।
पढ़िएगा तो और पता चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है एक गधा है, उस गधे को आगे से गाजर खिलाते रहिए और पीछे से डंडा मारते रहिए, गाजर खा डंडा खा, गाजर खा डंडा खा, ठीक है। सेम ये जो जितने भी डेवलप्ड या जिनको भी अपनी इकोनॉमी बढ़ानी होती है तो वो दिखाते हैं गाजर मुंह की तरफ और डंडा मारते हैं धड़ धड़ पीछे की तरफ, क्योंकि डंडा आपको नहीं दिख रहा, दिख क्या रहा है, गाजर। तो ये मोदी जी वहाँ पे बता रहे हैं कि देखो तुमको ये लोन दे रहा है और तुम नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारा ये स्टिक से मारेंगे और तुम्हारी चीज़ों को हड़प लेंगे। याद करिए, आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो इतना पता होगा कि अगर आप अफ्रीका का मैप देखते होंगे, स्केल की तरह लाइन खींचिए, और कभी कोई देश ऐसा होता है क्या स्केल जैसा, नहीं। एक टाइम पे कहा जाता है कि विकसित देशों ने रूम में बैठ के अफ्रीका को आपस में बांट लिया। अब अफ्रीका को दिखाओ कि एक बार तुम बटे थे, फिर बटना चाहोगे? तो अफ्रीका क्या कहेगा, बटेंगे क्या? नहीं। देखिए, किसी भी देश को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है अपनी संप्रभुता, अपनी स्वतंत्रता। कोई भी अपनी स्वतंत्रता से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो मोदी जी तुरंत बोलेंगे कि देखो ये करना है, और दूसरी चीज़ तो हम क्या करेंगे, हम देंगे तुमको इन्वेस्टमेंट। और जब कहीं निवेश होगा तो निवेश के बदले में क्या आएगा, रिटर्न, प्रॉफिट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ये दे रहे हैं लोन, लोन या इन्वेस्टमेंट। तो अब बताइए नाइजीरिया होते आप तो अब क्या लेते? तो अब देखिए पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस बैलेंस ऑफ पावर किसकी तरफ, इंडिया की तरफ या चाइना की तरफ? इंडिया की तरफ। प्लस हमारे गुड्स के लिए नाइजीरिया एक बाजार बना कि नहीं बना? अबूजा की चाबी देने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तुम हमारा प्रतिनिधित्व करो। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये सब होने के बाद हमारा जो वर्चस्व हेजेमनी है वो उन देशों में या उन कंट्रीज में बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। अब इससे हम आपके प्री के भी क्वेश्चन लास्ट में करवा देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा। बताइए मुझे, ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई? प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन कर लोगे? कर नहीं पाओगे? हाँ कर दो वैसे, ठीक है। प्री भले कर ले, मेंस नहीं हो पाएगा। मेंस लिखने का तरीका है और उसमें आईआर के ही कीवर्ड्स का यूज होगा, बैलेंस ऑफ पावर, हेजेमनी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहरहाल न्यूज़ एकदम अच्छे से क्लियर। कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखें, कितने सालों बाद यात्रा हुई? आज साथ में तो बता ही लोगे। नाइजीरिया से इक्वेटर पास होती है क्या? ठीक है। ये देख लीजिए, ये ओपेक कंट्रीज़ का मैप है। ओपेक कंट्रीज इसलिए मैंने डाला है क्योंकि नाइजीरिया ओपेक कंट्री का मेंबर है। ओपेक मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग मतलब जो खरीद रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है। तो ये जो 10 देश थे ये सबसे पहले बेचा करते थे बाकी देशों को, क्या क्या बेचते थे? पेट्रोलियम, ठीक है। तो उसमें ये मेंबर था। अभी क्या हुआ है कि ओपेक प्लस बन गया। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं? ओपेक है और ओपेक प्लस है। जब कुछ रशिया जैसे देश जाके जुड़ गए तो ओपेक ओपेक प्लस बन गया है। पहले ओपेक नाम का संस्था था जिसका ये मेंबर था, तो हम इनसे तेल वेल लेते थे। दूसरा क्या है, जो नाइजीरिया है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का भी मेंबर है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जानते हैं आप लोग? जो जितनी भी कॉलोनाइज कंट्री थी, कॉलोनाइजेशन का मतलब उपनिवेश है, तो आम मतलब मैंगो। कॉमन उपनिवेश का मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब ये है जिन्होंने अपना जो सॉवरेनिटी है वो किसी और के हाथ में चली गई थी। सीधा लीगल टर्म में बताया करिए, वो ऐसे था गुलाम हो गया था, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। ये सब नहीं, जहाँ पे संप्रभुता किसी और के पास थी। यानी जब हम गुलाम थे तो हमारी सॉवरेनिटी किसकी तरफ थी? ब्रिटेन की तरफ। ऐसे हम भर गुलाम नहीं थे, बहुत सारी कंट्रीज थी, उनको कंबाइंडली हम कहते हैं कॉमनवेल्थ। इस कॉमनवेल्थ का भी नाइजीरिया मेंबर है। यहाँ से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। नाइजीरिया ओपेक का मेंबर या ओपेक प्लस का मेंबर? ओपेक का मेंबर। कॉमनवेल्थ का जो नेशन है उनके ग्रुप यानी CIN का मेंबर। G20 का मेंबर है क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, G7 का मेंबर तो हो ही नहीं सकता, G7 जो है बड़े लोगों का ग्रुप है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये अफ्रीकन यूनियन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये लाइन अगर आपको पता हो न्यूज़पेपर में छपी थी, इसको कहते हैं ब्रांड लाइन। आइडिया है किसी को ब्रांड लाइन क्या होती है? बताइए। और इतना लिखने में परेशान मत होइए, सुन भी लोगे तो याद हो जाएगा, घर जाके एक बार रीड कर लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अभी तक याद नहीं हुआ क्या? मैक्सिमम याद हो गया होगा, इसमें क्या ही रटोगे क्या? चाइना गए चाइना गए चाइना गए, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये ब्रांड लाइन ये 1980 में खींची गई थी।
स्कॉलर्स ने इस लाइन को बनाया जिसमें ये कहा गया कि एक लाइन है जो डेवलप्ड, लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को आपस में बांट रही है। देखिए ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं ये सब के सब डेवलप्ड हैं और जितने भी नीचे कंट्रीज हैं ये सब डेवलपिंग हैं, ये डेवलप होना चाहते हैं और इसमें अफ्रीका और इंडिया साथ साथ आ रहे हैं। तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट है ब्रांड लाइन का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वन लाइनर आएगा, कर पाएंगे तो कर ही लेंगे, इसमें क्या है, ठीक है।